मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ये डिफाइन करते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिकारक का एक मोल रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है, वैसी अभिक्रिया को नाम देते हैं क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको ये कह सकते हैं कि सच रिएक्शन इन विच ओनली वन मोल ऑफ reactant influenced rate of reaction, ऐसे रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए गिव्स आउट प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन ये दिया हो कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए का एक मोल रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है, इसलिए ये रिएक्शन हमारा क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के का काइनेटिक्स हम लोग याद करते हैं, और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स आएंगे वो सभी फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन इसको मानेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं -dA/dt इक्वल टू KA ऑन अरेंजिंग। इसको अगर अरेंज करें इस तरह से लिख सकते हैं -dA/A इक्वल टू KdT। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ऑन इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dA/A इक्वल टू KdT। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा -lnA इक्वल टू KT प्लस C। इसको मान लेते हैं ये हो गया हमारा क्या? इक्वेशन 1। ये C हमारा होता है इंटीग्रेशन, C हमारा होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। ये ln हम लोग log को दो तरह से लिखते हैं, अगर log टू द बेस e हो तो इसको ln लिखते हैं, और अगर मान लीजिए log टू द बेस 10 को हम लिखेंगे log। अगर log टू द बेस e में 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? log टू द बेस 10 में। अब यहाँ A कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंडिकेट करता है, K ये इंडिकेट करता है रेट कांस्टेंट को, और T इंडिकेट करेगा किसको? टाइम को। इनिशियली अभी रिएक्शन प्रारंभ नहीं हुआ, तो जब रिएक्शन प्रारंभ नहीं होता है तो हम समय का काउंटिंग भी प्रारंभ नहीं करते हैं। समय हमारा होगा क्या? 0 सेकेंड, और उस समय जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है इसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं किससे? A0 से। ये A0 इंडिकेट करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। कब? जब टाइम हमारा होगा कितना? 0 सेकेंड। अब इस वैल्यू को समीकरण 1 इक्वेशन 1 में रख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसको अगर इक्वेशन 1 में रख दें तो ये हो जाएगा -ln A0, KT हो जाएगा 0, T का मान 0 है इक्वल टू C। अब इस C का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में C का मान रख दें
अब देखिए ये हो गया माइनस ln A इक्वल टू KT प्लस माइनस ln A नॉट। अब इस A नॉट को ले आते हैं इधर, ये हो गया ln A नॉट माइनस ln A इक्वल टू KT। ये हो गया log m माइनस log n, ये बराबर होता है किसके, log m बाई n के। देखिए log का 3 फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। एक होता है log m इंटू n, ये बराबर होता है log m प्लस log n के। दूसरा log का सूत्र होता है log m बाई n, ये बराबर होगा log m माइनस log n के। और तीसरा होगा, इसको नाम देंगे, ये होता है log m टू द पावर n, ये बराबर होगा किसके, log n log m के। यही log का 3 सूत्र हम लोग यूज कर रहे हैं। log m माइनस log n, ये बराबर हो जाएगा किसके, log m बाई n के। तो ये हो जाएगा ln A0 अपॉन A इक्वल टू KT। अब यहां से इस फॉर्म को देखिए, यहां पर हम इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, क्योंकि आगे हम लोग इसी इक्वेशन 2 से आगे बढ़ेंगे। अब इसको ये लिख सकते हैं K बराबर 1/T ln A0 अपॉन A। अब log टू द बेस e को अगर log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा K इक्वल टू 2.303/T, ये हो जाएगा log A0 अपॉन A। ये फॉर्म होगा, ये काइनेटिक्स हो जाएगा किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर ये काइनेटिक्स है तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे, सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस काइनेटिक्स का पालन करेंगे। तो यहाँ A0 ये इंडिकेट करेगा किसको, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंडिकेट करेगा। A ये इंडिकेट करेगा किसको, ये इंडिकेट करेगा कंसंट्रेशन आफ्टर T सेकेंड। के होगा हमारा रेट कांस्टेंट और T हो जाएगा हमारा टाइम। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक काइनेटिक्स होता है। इसका दूसरा फॉर्म भी हम लोग लिखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसके पूरे भाग को जो होगा ये हम लोग नहीं हटा रहे हैं, एक तो इक्वेशन 2 को जो होगा ये बचाएंगे, इससे हम लोग आगे निकलेंगे, और ये फॉर्म इसको भी जो होगा ये आगे निकलेंगे। यहां तक हटा देते हैं इक्वेशन 2, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमने ये निकाला था K बराबर 2.303/T, ये होगा log A0 अपॉन A। अब ये मान लेते हैं, जैसे दूसरा फॉर्म ये कह सकते हो जो कुछ बुक में आपको मिलेंगे, लेट अस कंसीडर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। मान लीजिए ये होता है हमारा क्या, A मोल पर लीटर, ये हो जाए A मोल पर लीटर। अब ये रिएक्शन प्रारंभ होता है तो ये हो जाए कि आफ्टर टाइम T सेकेंड X मोल ऑफ A चेंज इनटू प्रोडक्ट, X मोल ऑफ A चेंज इनटू प्रोडक्ट। यानी T सेकेंड के बाद A का X मोल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, तो सांद्रण कितना हो जाएगा, A माइनस X। तो इस स्थिति में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जगह हम क्या लिख लेंगे, A मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन आफ्टर T सेकेंड ये हो जाएगा क्या, A माइनस X।
अब इस वैल्यू को a0 के स्थान पर a रख दें और a के स्थान पर a माइनस एक्स रख दें, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a के जगह a0 के जगह हम लोग लिख लें a माइनस एक्स। ये भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही काइनेटिक्स है। कुछ बुक में आपको ये मिलेंगे, कुछ बुक में आपको ये मिलेंगे। दोनों रिएक्शन या दोनों काइनेटिक्स समान होते हैं, सिर्फ इसमें अल्फा बिट का अंतर होता है। अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक चीज ये देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रारंभ होगा, समय बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होंगे, घटेंगे। नेचुरली ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। इसके पहले हम लोग जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे, तो याद कीजिए जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में a का पावर 0 हो जाता था और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते थे, कांस्टेंट होते थे। ये इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर नहीं करते थे, तो उनका रेट हमेशा कांस्टेंट होता था। चाहे हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ हो, हमेशा ये क्या होते थे, कांस्टेंट होते थे। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का 1 मोल रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रारंभ होगा वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन घटेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होंगे, ये भी जो होंगे ये घटेंगे। तो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर या किसी भी रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मान क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। अब हम लोग एक ऐसा सूत्र या एक ऐसा डेरिवेशन करेंगे जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होंगे, बदलेंगे। तो इसमें अभी हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ value of K for first order reaction of different concentration, यानी दो अलग अलग कंसंट्रेशन के बीच कोई अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए K का मान हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे। इस इक्वेशन को हमने इसलिए छोड़ा था कि हम लोग इसको यही से प्रारंभ करेंगे। तो यहां से ये लिख सकते हो कि एज वी नो दैट ये होगा ln A नॉट माइनस ln A इक्वल टू KT। अब इस इक्वेशन को मिटा लेते हैं। अब यहीं से आगे बढ़ेंगे, हम लोग एक एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि अगर हम एक्सप्रेशन नहीं भी डिराइव करते हैं तो भी हम इसका मान शॉर्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इस KT को इधर ले आए, या इसको देखो इस तरह से लिख लेते हैं ln A बराबर माइनस KT प्लस ln A0 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या किए, इस तरफ ले आए और KT को इस तरफ ले आए। ये हमारा क्या इंडिकेट करता था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t सेकेंड। ये इंडिकेट करता था हमारा क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी हमने ये देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर टाइम में परिवर्तन होगा तो नेचुरल है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी परिवर्तित होंगे। टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का फंक्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। तो अगर कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन या ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर रेट ऑफ रिएक्शन का फंक्शन होगा तो नेचुरल है कि टाइम भी जो होंगे ये रेट ऑफ रिएक्शन के फंक्शन होंगे। तो ये मान लेते हैं कि इफ t इक्वल टू T1 देन A का मान ये मान लेते हैं A इक्वल टू A1 रख लो, और
इफ t इक्वल टू टी को परिवर्तित कर देते हैं T2 में, तो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t ये भी जो होगा ये परिवर्तित हो जाता है, मान लेते हैं किसमें, A2 में। अब ये वैल्यू इसमें रख दें तो ये हो जाएगा ln A1 बराबर माइनस KT1 प्लस ln A0, ये हो गया इक्वेशन 3। ये हो गया ln A2 बराबर होगा माइनस KT2 प्लस ln A0, ये मान लेते हैं, ये हो गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को घटा देते हैं तो ये हो जाएगा इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को घटा दें तो ये हो जाएगा ln A1 माइनस ln A2 माइनस KT1 प्लस ln A0, फिर माइनस माइनस प्लस KT2 माइनस ln A0। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन तो सेम था, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा ln A1 अपॉन A2। इसके मान को पहले लिख लेते हैं, ये K2 माइनस KT1 यहाँ ये हो जाए ln A1 बाई A2, के कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया T2 माइनस T1, तो ये आ गए K बराबर 1 बाई T2 माइनस T1 ln A1 अपॉन A2। अब अगर log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 T2 माइनस T1, ये हो जाएगा log A1 बाई A2। ये हमारा फॉर्म होगा अगर कंसंट्रेशन हमारा अलग अलग समय पे कंसंट्रेशन अलग होगा। पहले हमने यूज किया था, यहाँ हम क्या यूज करते थे, ये यूज करते थे A0 इनिशियल कंसंट्रेशन, ये वैल्यू हमारा क्या होता था, सेम होता था। ये इसका एक्सप्रेशन होगा। अब देखते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग किस तरह से यूज कर देते हैं। एक हाइपोथेटिकल डाटा फर्स्ट ऑर्डर का हम बना रहे हैं। ये एक काल्पनिक फर्स्ट ऑर्डर का डाटा है, कोई रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर टाइम दिया है, यहाँ कंसंट्रेशन ये मान लो A माइनस एक्स दिया हो सकता है, या फिर x का भी जो होगा ये मान दिया हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ स्थिति ये है कि टाइम मान लो T1 हो, ये कंसंट्रेशन हो गया x1, ये मान लीजिए T2 है तो ये हो गया x2, ये हो गया T3, ये हो गया x3, मान लो ये हो गया T4, ये हो गया x4। ये हमारा कोई वैल्यू है। अगर T1 का मान 0 होता है तो ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। तो इस सूत्र का हम यूज तब करेंगे, मान लीजिए ऐसा हो कि T1 का मान 0 सेकेंड नहीं है, यह जो होगा कुछ न कुछ वैल्यू होगा, तो T1 से ग्रेटर देन होगा T2, इससे बड़ा होगा T3, इससे बड़ा होगा T4। अगर मान लीजिए A माइनस एक्स का मान दिया है तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा A माइनस एक्स का मान घटेगा, x1 सबसे बड़ा, उसके बाद x2, उसके बाद x3, उसके बाद x4। अगर मान लीजिए T1 का मान 0 होता है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगा और यहाँ A माइनस एक्स नहीं बल्कि x का मान दिया हो, तो हम लोग T2 का जो भी मान होगा उसमें क्या करेंगे, T0 के मान में इसको घटा देंगे तो A माइनस एक्स का मान मिलेगा। ये तो निर्भर करता है कि आपको कैलकुलेशन में किस तरह के डाटा प्रोवाइड किए जाते हैं। मान लेते हैं कि हमको इस तरह का डाटा प्रोवाइड किया गया है। अब मान लीजिए हम इसके बीच अगर वैल्यू निकालें k का, तो देखो k बराबर होगा 2.303, टाइम हो जाएगा क्या, T2 माइनस T1, ये हो जाएंगे लॉग। अब देखिए ये होगा x1 अपॉन x2, ये हो जाएगा x1 होगा इनिशियल और x2 हो जाएगा फाइनल। अगर मान लो हम यहाँ से यहाँ के बीच निकालना चाहें
तो K बराबर होगा 2.303, सीधा लिखेंगे T3 माइनस T2 और ये हो जाएगा x2 बाई x3। अगर मान लीजिए यहां से यहां, तो ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल होगा, ये इनिशियल टाइम होगा, ये फाइनल टाइम होगा। T4 में से T3 घटा देंगे, ये चेंज इन टाइम मिल जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल, और ये वैल्यू हो जाएगा फाइनल। तो अगर इस स्लॉट का निकालोगे तो ये होगा 2.303, ये हो जाएगा T4 माइनस T3, ये हो जाएंगे log x3 बाई x4। इस तरह से बिना सूत्र के भी हम लोग इस वैल्यू को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन ये है, rate constant for any first order reaction is 60 second inverse. How much time required for the concentration of reactant becomes 1/16 of initial। क्वेश्चन ये है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके रेट कांस्टेंट या के का मान दिया हुआ है कितना, 60 सेकेंड इनवर्स, और ये कहता है कि कितने समय के बाद इसका कंसंट्रेशन इसके प्रारंभिक कंसंट्रेशन का 1/16 हो जाए। तो ये देखिए, ये मान लेते हैं A0 हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था, ये मान लेते हैं ये हो गया 1। तो ये कहता है कि 1/16 हो जाए तो A हो जाएगा कितना, 1/16। सूत्र हमारा था K इक्वल टू 2.303/T log A0 अपॉन A। इसको हम ये भी लिख सकते हैं T बराबर 2.303/K log A0/A। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। T इक्वल टू 2.303, K का मान दिया है कितना, ये दिया है 60, log 1/1/16, तो ये हो जाएगा T इक्वल टू 2.303/16, ये हो जाएगा 60 log 16। log 16 को हम 16 को लिख सकते हैं 2 to the power 4। T बराबर होगा 2.303/60, इसको लिखेंगे log 2 to the power 4। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ लेंगे किस पे, log m to the power n पे। तो ये हो जाएगा आपका T इक्वल टू 2.303/60 इंटू 4, ये लिख लेते हैं 2 log 4 नहीं 4 log 2। log 2 का मान होता है 0.3010, तो T बराबर होगा 2.303/60 इंटू 4 इंटू 0.3010, और इसको सॉल्व करेंगे तो T बराबर आएगा 0.04621 सेकेंड, या ये लिख सकते हैं 4.621 × 10⁻² सेकेंड। इस तरह से हम लोग टाइम का कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ आपको एक चीज ये बताते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब इसका काइनेटिक्स लिखे थे तो देखिए इसमें लॉग का टर्म आया था, और लॉग का मान ये कोई जरूरी नहीं है कि लॉग, सारे लॉग का मान कोई जो होगा याद रखे। लॉग के साथ अगर वैल्यू आता है तो कभी हमको एंटी लॉग की भी जो होगी जरूरत पड़ेगी। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर कैलकुलेशन में या न्यूमेरिकल में 3 वैल्यू log 2 जिसका मान हमने लिखा 0.3010, दूसरा होता है log 3 जिसका मान होगा 4771,
1 और तीसरा मान होगा log 5 जिसका मान होता है 0.6989। ये 3 मान आपको याद रखने होंगे। अगर कहीं पर या तो log 2, 3, 5 या फिर इसके मल्टीपुल या वैसे वैल्यू दिए हों जिनका मान 2, 3, 5 के सहायता से ज्ञात हो तो फिर इनके मान देने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही आप एग्जामिनेशन में इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं हमको इसका मान चाहिए। हाँ, इसके अलावे अगर मान लो कोई दूसरा, जैसे मान लो log 53 का मान आए तो उसके लिए या तो आपको क्वेश्चन में लॉग टेबल दे या फिर किसी तरह से इसके मान को प्रोवाइड करेगा। लेकिन log 2, log 3, log 5 या फिर इसके मल्टीपुल का मान दिया हो तो इसके लिए आपको मान लॉग टेबल का मान नहीं दिया जाएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ गैसियस फेज, यानी अगर मान लो कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये रिएक्शन हमारा क्या है, गैसियस रिएक्शन है। हम लोग पहले भी कहे थे कि गैसियस रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का अवस्था गैस हो। इसके लिए हम लोग काइनेटिक्स निकालते हैं क्योंकि गैसियस रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन निकालना आसान नहीं होता। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। हम ये जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ये नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पार्शियल प्रेशर भी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम लोग पार्शियल प्रेशर मोलर कंसंट्रेशन का सब्स्टिट्यूशन पार्शियल प्रेशर से आसानी से कर देते हैं। ये मान लेते हैं कोई गैसियस रिएक्शन है, लेट अस कंसीडर एनी गैसियस रिएक्शन। ये मान लेते हैं हमारा कोई गैसियस रिएक्शन है, ए गैस ये प्रतिक्रिया करके देगा क्या, बी गैस प्लस सी गैस। ये देखते हैं कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का अवस्था गैस है। ये मान लेते हैं कि इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, इसको हम इंडिकेट करते हैं किससे, P से इंडिकेट करते हैं। आफ्टर टाइम T सेकेंड जब रिएक्शन प्रारंभ होगा तो A के मोल की संख्या क्या होगी, ये कमेगी, तो A का प्रेशर भी कम होगा। तो आफ्टर टाइम T सेकेंड प्रेशर ऑफ A, मान लेते हैं ये हमारा प्रेशर क्या है, ये P है। अब ये रिएक्शन हमारा था A गैस गिव्स आउट B गैस प्लस C गैस। हमने ये क्या इनिशियल इसका प्रेशर क्या था, P0। अभी प्रतिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ तो B का प्रेशर भी 0 होगा और C का भी प्रेशर 0 होगा, क्योंकि ना तो B का निर्माण होगा और ना ही C का निर्माण होगा। आफ्टर टाइम T सेकेंड के बाद ये कहे थे कि A का प्रेशर P एटमॉस्फेयर से घट जाता है, तो A का प्रेशर हो जाएगा कितना, P0 माइनस P। अब इस रिएक्शन में ये देखते हैं कि 1 मोल A प्रतिक्रिया करेगा तो 1 मोल B और 1 मोल C का निर्माण करेगा। तो यदि P मोल अगर P प्रेशर A का डिक्रीज करेगा तो P प्रेशर B का इंक्रीज करेगा और P ही प्रेशर क्या होगा, C का इंक्रीज करेगा। तो B भी हो जाएंगे हमारे P एटमॉस्फेयर, C भी हो जाएगा हमारा क्या, P एटमॉस्फेयर। अब काउंट करते हैं टोटल प्रेशर आफ्टर T सेकेंड, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं किससे, PT से इंडिकेट करते हैं। तो PT बराबर होगा P0 माइनस P प्लस P प्लस P।
प्लस पी माइनस पी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा P0 प्लस P एटमॉस्फेयर, यानी PT बराबर हो गए कितने, PT बराबर हो गया P0 प्लस P। अब P बराबर क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं PT माइनस P0। अब ये था कि आफ्टर टाइम t सेकेंड प्रेशर कितना था, आफ्टर टाइम t सेकेंड प्रेशर ऑफ SO2Cl2 ये बराबर हो गया किसके, P0 माइनस P के बराबर होगा। तो अब इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं किससे, PA से। तो P0 तो एज यूजुअल P के जगह हम लिख देते हैं क्या, माइनस PT प्लस P0 और ये हो जाएगा PA बराबर, ये होगा 2P0 माइनस PT, ये आ जाएगा प्रेशर ऑफ SOCl2 आफ्टर t सेकेंड, यानी सीधा ये कह सकते हैं क्या, PA का मान। अब ये जानते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन, देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा था क्या, A0, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के। आफ्टर टाइम t सेकेंड ये कितना हो जाता है, t सेकेंड कंसंट्रेशन कितना था, ये था क्या A, ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा किसके, ये प्रोपोर्शनेट होगा 2P0 माइनस PT के। फ्रॉम काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारा था K इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग A0 अपॉन A। अब A0 के स्थान पर हम रख देते हैं P0 और A के स्थान पर रख देते हैं क्या, 2P0 माइनस T, और इसका फॉर्म ये हो जाएगा K इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग P0 अपॉन 2P0 माइनस PT। ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स, यदि रिएक्शन हमारा क्या हो, गैसीय रिएक्शन हो। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। इस वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं, ये हमारा इसी पर न्यूमेरिकल बेस होगा। क्वेश्चन ये है, डिसोसिएशन ऑफ SO2Cl2 इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इस तरह से डिसोसिएट होता है, SO2Cl2 गैस गिव्स आउट SO2 गैस प्लस Cl2 गैस। ये कहता है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन इफ टोटल प्रेशर, if total pressure 0.65 एटमॉस्फेयर, और एक सारणी दिया है इस तरह से। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट 1, 2, ये है टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, ये हो गया 0, 100 और ये हो जाएगा दिया है टोटल प्रेशर, ये हो जाएगा आपका क्या 0.5 और 0.6।
अब देखिए अभी हम लोग एक गैसीय रिएक्शन लिए थे, याद करिए, ए गैस गिव्स आउट बी गैस प्लस सी गैस, और इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग गैसीय रिएक्शन के लिए इस काइनेटिक्स का मान ज्ञात किए थे। तो अब अगर मान लीजिए इस काइनेटिक्स का मान ज्ञात करें, तो अब देखो या तो यही मान हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां देखिए ए स्टैंड कर रहा है क्या, SO2Cl2 गैस का, दूसरा बी स्टैंड करेगा क्या, SO2 गैस, और सी स्टैंड करेगा क्या, Cl2 को स्टैंड करेगा। तो जो रिएक्शन आएगा या जो रिलेशन आएगा वो यही रिलेशन आएगा। अगर मान लीजिए कोई दूसरा या रिएक्शन हो जिसमें इस तरह के नंबर ऑफ मोल्स या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं हो, तो फिर इसके लिए ये फॉर्म क्या होते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं। अब मान लीजिए यहां पर देखिए समय अगर हमारा शून्य है, इसका मतलब समय शून्य है तो रिएक्शन प्रारंभ नहीं हुआ। तो जब समय शून्य है तो उस समय जो प्रेशर होगा ये P0 को इंडिकेट करेगा, और ये हो गया P0 का मान क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा 0.5 एटमॉस्फेयर। अब कहता है कि समय हमारा 100 है, तो ये प्रेशर हो जाता है कितना, 0.6 एटमॉस्फेयर। तो ये हो जाएगा प्रेशर एट टाइम t, ये हो गया कितना, 0.6 एटमॉस्फेयर होगा। टाइम हो जाएगा कितना, टाइम हो जाएगा 100 सेकेंड। अब यहां हम लोग या तो डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करें, या फिर ये हो सकता है कि इससे हम लोग इस सूत्र को डिराइव करें, तब जाकर इसका वैल्यू लिखें। हमने जो सूत्र को डिराइव किया है उसमें SO2Cl2 इसको हम स्टैंड करेंगे क्या, A, SO2 गैस ये स्टैंड करेगा B को, और Cl2 स्टैंड करेगा किसको, C को। अब वैल्यू हमारा हो जाएगा K बराबर 2.303 बाई T log P0 अपॉन 2P0 माइनस PT। अब इस रिएक्शन को या इस संबंध को हम हटा देते हैं। अब वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे तो ये होगा K इक्वल टू 2.303, T हो गया कितना 100, log P0 का मान हो गया 0.5, ये हो गया 2 इंटू 0.5 माइनस 0.6, ये होगा K इक्वल टू 2.303 बाई 100, ये हो जाएंगे log 5। 2 इंटू 0.5 ये बराबर होगा किसके, 1 के। 1.0 इसमें से 0.6 घटा दे तो ये हो जाएगा कितना, 0.4 के। ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 0.4 के। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये डिवाइड कर दे तो ये होगा 0.02303, और ये हो जाएगा 1.25 के बराबर हो जाएगा। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, K इक्वल टू 0.02303। अब देखिए इसको लिख सकते हैं log 125 बाई 100। ये जानते हैं कि log m बाई n ये बराबर होता है किसके, log m बाई m माइनस n के। ये होगा 0.02303, ये हो गया log 125 माइनस log 100। अब यहां ये है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, K बराबर 0.02303 log 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 माइनस ये होगा log 10 स्क्वायर। देखिए मैं पहले भी ये कहा था कि log 2, log 3 और log 5 इसका मान देने की आवश्यकता नहीं है। log 5 का मान याद करो, ये था 0.6989। log 10 का मान होता है कितना, 1। तो अब ये वैल्यू हो जाएगा आपका K बराबर 0.02303, ये हो जाएगा, ये टूटेगा log m टू द पावर n में,
तो ये हो जाएंगे 3 log 5 माइनस 2 log 10 के बराबर होगा 0.02303। ये होगा 3 इंटू log 5 का मान था 0.6989 माइनस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा के बराबर 0.02303। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0967 इंटू 3 माइनस 2.0 18 नहीं, ये जो होगा ये इतना नहीं आएगा, 6 या 18 ये वैल्यू आ जाएंगे। आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.6989 बाई 3, ये हो गया 27, 24 2 26 का 9 3 27, 28 29, 9 2 6 3 18, 2 20, ये हो गया 2 आएगा 2.0967 और ये हो जाएगा आपका k बराबर 0.02303 इंटू 0.0967 और इसको कैलकुलेट करोगे तो k का मान आ जाएगा 2.33 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये आ जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट का मान। फाइनली हमको निकालना था क्या? फाइनली निकालना है हमको रेट ऑफ रिएक्शन का मान ज्ञात करना है। तो के का तो मान आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के और प्रेशर ऑफ SO2Cl2 आफ्टर T सेकेंड। ये जो होगा इसके वैल्यू को हमको ज्ञात करना पड़ेगा। हम लोग के का मान निकाल लिए। अब ये था प्रेशर और अब ये था टोटल प्रेशर। देखो टोटल प्रेशर पहले निकाल लेते हैं। टोटल प्रेशर PT, ये जो होगा टोटल प्रेशर हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए। देखिए ये हो जाएगा आपका P0 प्लस P। अब ये है कि ये आया कहां से, ये देखो ये था हमारा SO2Cl2 गैस गिव्स आउट SO2 गैस प्लस Cl2 गैस। इनिशियल देखिए हमने ये माना था, ये हो गया P0, ये हो गया 0 0। आफ्टर टाइम T ये कहते कि इसका प्रेशर डिक्रीज करता है P से, तो ये हो जाता था P0 माइनस P। 1 मोल SO2Cl2 अगर डिसोसिएट करेगा तो 1 मोल SO2 देगा, 1 मोल CO2, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा P, सबको जोड़ देते हैं तो आफ्टर T सेकेंड ये हो जाएगा टोटल प्रेशर। ये हो जाएंगे P0 माइनस P प्लस P, एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा P0 प्लस P। देखो यहीं से ये वैल्यू आया था। तो यहाँ टोटल प्रेशर दिया है कितना 0.65। P0 का मान कितना था, ये था आपका 0.5 प्लस P, इसलिए P बराबर होगा 0.65 माइनस 0.5 एटमॉस्फेयर। ये हो जाएगा कितना, P बराबर होगा 0.15 एटमॉस्फेयर। अब यहां पर हमको क्या चाहिए, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 आफ्टर T सेकेंड। ये हो जाएगा क्या, आफ्टर T सेकेंड। ये देखिए यहां पर ये हो गया आफ्टर T सेकेंड, इसका प्रेशर ये है, ये बराबर हो जाएगा किसके, P0 माइनस Pk। P0 का मान अभी हमारे पास था, P0 का मान कितना था, ये 0.5। P का मान हमने निकाला कितना 0.15, ये होगा 0.35 एटमॉस्फेयर। अब हमको ज्ञात करना है क्या, अब हमको ज्ञात करना है रेट ऑफ
रिएक्शन, तो ये हो जाएंगे आपके रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के PSO2Cl2। के का मान अभी हमने ये निकाला, के का मान हो गया 2.33 इंटू 10⁻³ और इसका मान हो गया कितना 0.35। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 7.805 इंटू 10⁻⁻4 एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का मान। हम लोग बड़े न्यूमेरिकल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक तो छोटे न्यूमेरिकल में हम बहुत करेंगे तो कोई एक चीज कैलकुलेट करेंगे, इस अगर बड़ा न्यूमेरिकल यूज करते हैं तो एक ही न्यूमेरिकल में हम लोग सारा चीज यूज कर लेंगे। जैसे सबसे पहले कि ये डेरिवेशन हम लोग किस तरह से जो होगा ये प्राप्त करेंगे, हम लोग इनिशियल प्रेशर निकाल ले रहे हैं, के का मान निकाल ले रहे हैं, टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं और लास्ट में रेट ऑफ रिएक्शन भी हम लोग ज्ञात कर ले रहे हैं। तो जितने इस गैसियस रिएक्शन में जितने चीज ज्ञात करने के होंगे हम लोग सारे चीज एक ही रिएक्शन में ज्ञात कर लेते हैं। इसीलिए एक ही तरीके में या एक ही न्यूमेरिकल में हम लोग सारे प्रोसेस का यूज कर लेते हैं। इसलिए मैं छोटा न्यूमेरिकल नहीं बल्कि बड़े न्यूमेरिकल का उपयोग करता हूं। इसके और भी न्यूमेरिकल आप देखिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।